हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपना जीवन आनंदमय जी रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, विराम का अर्थ रुकना, ठहरना या विश्राम करना होता है। जिस प्रकार हम कोई काम लगातार यानी बिना रुके नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार बोलते समय वाक्यों के बीच बीच में विराम लेना आवश्यक होता है। इस विराम को लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग कर दर्शाना पड़ता है, तभी हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं। कथन को स्पष्ट, शैली को गतिमय और विचारों को सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। तो आइए प्रमुख विराम चिन्हों को पढ़ें। तो सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। ये एक डंडे के रूप में दर्शाया जाता है। अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम। ऊपर बिंदु, नीचे कॉमा। प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, जो प्रश्न वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है। अगला है योजक चिन्ह, जो छोटा सा एक डैश होता है। अल्प विराम, अल्प विराम एक कॉमा होता है। त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह, अर्थात कोई त्रुटि हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह, ये एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। निर्देशक चिन्ह, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा के जरिए लगाया जाता है। विवरण चिन्ह दो बिंदु और डैश के रूप में दर्शाया जाता है। अगला होता है कोष्टक चिन्ह, जो होते हैं ब्रैकेट। लाघव चिन्ह एक छोटे से शून्य के रूप में दर्शाया जाता है। आइए अब इन विराम चिन्हों को हम विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहला विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम। बच्चों, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है, अर्थात जब आपका वाक्य समाप्त हो गया और उसमें कोई प्रश्न नहीं है तो फिर विराम चिन्ह आएगा। भाषा में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे राम विद्यालय गया, आपका वाक्य समाप्त तो पूर्ण विराम के बाद आप इसे समाप्ति दर्शाएंगे, वरना ये व्याकरण की अशुद्धि माना जाएगा। दूसरा है अल्प विराम। बच्चों, जहाँ बोलने या पढ़ने में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जब एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश हो पर उनके बीच और समुच्चय बोधक ना हो, जैसे दिलीप, आनंद, विशाल, इनके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। और शकील जा रहे हैं। ख है जहाँ वह, तो, तब आदि का लोप हो, अर्थात ये शब्द ना हो। जैसे जो आदमी आया था, तो क्या लगाएंगे हम? अल्प विराम। चला गया, आना है, अल्प विराम, आ जाओ। जब राम आया था, अल्प विराम का प्रयोग होगा। यहाँ पर खेल हो रहा था। ग है समानाधिकरण शब्दों के बीच अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे चूहा दौड़कर, अल्प विराम का प्रयोग हुआ। अलमारी पर चढ़कर, फिर अल्प विराम का प्रयोग, नीचे कूद गया। घ है संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे अमन, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ड है परंतु, किंतु, पर, लेकिन, मगर, तो आदि अवयवों से पूर्व यानी कि पहले अल्प विराम लगाते हैं। जैसे राम आया, अल्प विराम का प्रयोग किया, किंतु देर से। च है हाँ, नहीं आदि के बाद पूर्ति के वाक्य आने पर अल्प विराम लगाते हैं। जैसे हाँ, इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग, मैं भी चलूँगा। छ है उपवाक्यों के आगे, पीछे या दोनों ओर अल्प विराम लगाते हैं। जैसे चोर पकड़ा गया था, अल्प विराम का प्रयोग हुआ, भाग गया। और जो है छंद के चरण के बीच जहाँ यति होती है, वह अल्प विराम लगाते हैं। जैसे माला फेरत जुग भया, इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा, फिरा न मन का फेर। ये था विराम चिन्ह। अब तीसरा हमारा चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध अर्थात आधा। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, जब मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का आपस में बहुत अधिक संबंध ना हो, वहाँ अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे अंधेरी रात थी, अर्ध विराम आया। साएं साएं हवा चल रही थी, फिर अर्धविराम का प्रयोग हुआ।
पत्ते खड़खड़ा रहे थे और मैं डर के मारे कांप रही थी। ख है इसका नियम, जब वाक्य के उपवाक्यों में परस्पर संबंध ना हो, जैसे रवि ने चाट पकौड़ी खाई, अर्धविराम आया, आइसक्रीम को चखा, फिर अर्धविराम, तरह तरह की मिठाइयाँ खाई, अर्धविराम का प्रयोग हुआ, कढ़ाई का पका दूध पिया, अर्धविराम आया, परंतु घर की दाल रोटी जैसा आनंद उसे कहीं नहीं मिला। तो ऐसे अर्धविराम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ग है जैसे के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करने पर, जैसे से पहले, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो जैसे से पहले अर्धविराम का प्रयोग होगा। अर्धविराम का प्रयोग जैसे राम कुर्सी दिल्ली। घ है करण, घ है कारण और परिणाम बताने पर क्योंकि तथा अतः इत्यादि से पहले अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, अर्धविराम आएगा क्योंकि उनकी उपेक्षा की जा रही है। अगला वाक्य है सूरज निकल आया, अर्धविराम का प्रयोग, अतः रात का अंधेरा मिट गया, अर्धविराम, चिड़िया चहचहाने लगी, अर्थात आधे आधे जगह पर अर्धविराम का प्रयोग होगा। चौथा है हमारा चिन्ह त्रुटिपूर्वक या हंसपंत। बच्चों, किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर पंक्ति के ऊपर उसे लिख दिया जाता है। जैसे कि राजा को कल घर अगर हम लिखना भूल गए, आना चाहिए था, तो त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा के घर ऊपर लिख देंगे। इस तरह त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाया और वो शब्द ऊपर लिख दीजिए। आज हमें हरिद्वार जाना था, अब आप जाना शब्द भूल गए, कोई बात नहीं, त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाइए और ऊपर उस शब्द को लिख दीजिए। पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वहां अंत में पूर्ण विराम नहीं लगेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि आप कहाँ गए थे, इसमें प्रश्न किया गया है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। छठा है विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्द या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह, वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह, क्या सुंदर चित्र है, अरे, अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। तू आ गया, छी छी, ये भी विस्मय सूचक चिन्ह का शब्द है, इसके बाद चिन्ह आएगा कितनी गंदगी है, अर्थात इन शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह जरूर आएंगे। सातवां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क, सहचर शब्दों के साथ, जैसे साथ साथ वाले शब्द, जैसे दाल रोटी, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा। पाप पुण्य, उठना बैठना, इन सब के बीच में योजक चिन्ह आएगा। और ख है विलोम शब्दों के बीच, जैसे लाभ हानि, छोटा बड़ा, रात दिन, इनको अलग करते हुए योजक चिन्ह प्रयोग करेंगे। ग है जब शब्दों के बीच संबंध कारक के चिन्ह एवं और अथवा आदि पद लुप्त हों, तब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इधर उधर, वाक्य विन्यास, अलंकार योजना, तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे। आठवां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है। इसका प्रयोग संवादों, वार्तालापों में नाम के बाद होता है। जैसे रोहित, इसके बाद निर्देशक चिन्ह आएगा। राहुल कहाँ जा रहे हो, राहुल, निर्देशक चिन्ह, मैं बाजार जा रहा हूँ। नौवां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। क, उपनाम, पुस्तक, शीर्षक आदि उद्धृत करते समय इकरे उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, इनके उपनाम में उद्धरण, इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा, हिंदी के कवि थे। और ख है किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत करते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात किसी पुस्तक की जो वाक्य है उसका जैसा का तैसा लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह को अपनाया जाता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखा जाएगा। ग है किसी व्यक्ति की उक्ति उद्धृत करते समय, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा कहे गई कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए भी हम
उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कही गई बहुत प्रसिद्ध बात है, तो इसे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। और 10वां चिन्ह है हमारा विवरण चिन्ह। बच्चों, वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देना हो तो विवरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे ईश्वर के 2 रूप हैं, विवरण चिन्ह लगाएंगे हम, क साकार, ख निराकार। और 11वां है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के किसी पद विशेष को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देवराज इंद्र, इंद्र को हम कोष्ठक चिन्ह में रखेंगे। ने मथुरा में घनघोर वर्षा की। क्रमांक दर्शाने हेतु भी इसका प्रयोग होता है। जैसे अलंकार के 2 भेद हैं, पहला, अब पहले को दर्शाने के लिए हम कोष्ठक रखेंगे शब्दालंकार, दूसरे को भी दर्शाने के लिए हम कोष्ठक रखेंगे अर्थालंकार। 12वां चिन्ह है हमारा लाघव चिन्ह। जब पूरा शब्द ना लिखना हो तो उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखने के पश्चात लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, पूरा शब्द ना लिखते हैं हम डा और ऊपर आगा ध्वनि का चिन्ह लगा के छोटा सा शून्य लगाते हैं, अर्थात लाघव चिन्ह लगाते हैं। पंडित, जिला, तारीख, इनको पूरा ना लिख के प्रथम वर्ण लिख देते हैं और लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। अपने कथनों, भावों अथवा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, हंसपद चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने विराम चिन्ह पढ़े, सारे विराम चिन्ह यानी कि 12 विराम चिन्हों के बारे में हमने इस अध्याय में जाना। आप इनका अभ्यास लगातार कीजिएगा, तभी आप अपने व्याकरण में दक्ष हो पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।